साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आइए हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और देखिए यह प्रैक्टिस जो है आप सुपर टेट के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा यूपी टेट और जूनियर एडेड के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होगी। आइए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, किसी काव्य या नाटक के नायक व नायिका को कहते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए किसी काव्य या नाटक के नायक व नायिका होते हैं विभाव। इसका पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए जिस काव्य या नाटक में जो है नायक या नायिका नहीं होते हैं वहाँ उसकी कथा वस्तु ही जो है विभाव कहलाती है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए किसी काव्य या नाटक के नायक व नायिका जो है वह विभाव होते हैं, और किसी काव्य या नाटक में यदि नायक व नायिका नहीं होते हैं तो उसकी जो कथा वस्तु होती है उसे ही जो है विभाव कहते हैं। फिलहाल यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। अनुभाव के कितने भेद होते हैं। देखिए रस में 4 चीज़ें आवश्यक हैं। अभी आपने देखा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। यहाँ आपसे पूछा है कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी ऑप्शन में दिया है 4 और डी में दिया है 6। अनुभाव के कितने भेद होते हैं। देखिए अनुभाव के जो है 4 भेद होते हैं। इसका सी जो है राइट आंसर होगा। और देखिए चारों अनुभाव कौन कौन से हैं, तो देखिए कायिक अनुभाव, वाचिक, सात्विक और आहार अनुभाव की ये जो है 4 भेद होते हैं। आप नोट कर सकते हैं। जैसे कायिक, दूसरा देखिए वाचिक, तीसरा देखिए सात्विक और चौथा जो है आहार्य। ये 4 भेद होते हैं अनुभाव की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ढूंढाड़ी बोली है। चलिए ढूंढाड़ी बोली जो है कहाँ की है। ऑप्शन में आपके दिया है पश्चिमी राजस्थान की, बी ऑप्शन में दिया है पूर्वी राजस्थान की, सी विकल्प में दिया है दक्षिणी राजस्थान की और डी में दिया है उत्तरी राजस्थान की। चलिए इस प्रकार से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। तो देखिए ढूंढाड़ी बोली जो है यह है पूर्वी राजस्थान की। दूसरा विकल्प इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है 351 में किस विषय का वर्णन है। आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन ए में दिया है संघ की राजभाषा का, बी ऑप्शन में दिया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी में दिया है पत्राचार की भाषा और डी में दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है किसका वर्णन है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। चलिए आसान प्रश्न है आपके लिए। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। देखिए साहित्य का जो पोर्शन है पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में इसको लेकर काफ़ी विवाद था, लेकिन अगली बार संभवतः ऐसा नहीं होगा। साहित्य से क्वेश्चन आपकी यूपी टेट की परीक्षा में पूछता है। जूनियर एडेड में तो साहित्य की भरमार होती है और आपकी सुपर टेट की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछेगा। चलिए बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। देखिए भर्ती आएगी, समय भले लग रहा है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भर्ती होगी ही नहीं। सुपर टेट भी होगा, जूनियर एडेड की भी भर्ती आएगी और यूपी टेट भी जल्दी ही आपका आएगा। चलिए बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास। तो देखिए बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी लाल। सी जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि सूरदास की जो रचना है वह सुरसारा वाली
साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। केशवदास की देखिए रामचंद्रिका बहुत पूछता है। चलिए यहाँ पर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है इनमें से? प्रश्न नंबर 6 के लिए उत्तर करिए आप सभी। छायावाद के प्रमुख कवि जो है कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या फिर मीराबाई? छायावाद के देखिए प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सी जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो है पुनः संरचना कब की गई? चलिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है कब की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1952 ईस्वी में, बी में दिया है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया है 1956 ईस्वी में। चलिए उत्तर करेंगे प्रश्न नंबर 7 के लिए आप सभी। देखिए भाषाई आधार पर जो है भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई वह की गई 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 के लिए देखिए डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 के लिए उत्तर करिए। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ जो है क्या होगा इनमें से? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। बी में दिया है जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, ये लौटाना होगा। सी में दिया है बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। और डी में दिया है अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। चलिए ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी का क्या अर्थ होगा? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। सी में दिया है बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। और डी में दिया है अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो देखिए डी आपका आंसर नहीं होगा और बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आपको ए और सी में जो है उत्तर करना है। चलिए तो देखिए सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार जो है परिणाम मिलता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, समाज सेवा में या फिर साहित्य में? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया भी था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए जो है किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इस प्रकार से प्रश्न बना था 69,000 शिक्षक भर्ती में। हालांकि यहाँ पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं, तो इसका भी आंसर देखिए वही होगा। सुमित्रा नंदन पंत को जो है उनकी रचना चिदम्बरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। हालांकि इससे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है किसी को 1968 से पहले, लेकिन वो जो है मलयालम के लिए मिला था। यहाँ आपसे हिंदी के लिए पूछ रहा था कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्यकार किस साहित्यकार को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भी देखिए इनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अज्ञेय को देखिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अज्ञेय की रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और महादेवी वर्मा को भी देखिए 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनकी रचना यामा के लिए।
फिलहाल यहाँ आपसे पूछ रहा था किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सबसे पहले, तो वो साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए। चलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा जो है बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947 को, बी में दिया है 26 जनवरी 1950 को, सी में दिया है 14 सितंबर 1949 को, और डी में दिया है 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 14 सितंबर 1949 को। सी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विभाषा किसे कहते हैं? देखिए जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। देखिए अभी वक्त है आपके पास, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन निरंतर जो है आप अभ्यास करते रहें। देखिए प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं प्रत्येक विषय की, आप वहां से जाकर जो है क्रम से सभी प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है खड़ी बोली हिंदी को, बी ऑप्शन में दिया है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी में दिया है हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, और डी में दिया है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। चलिए विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए समय नहीं लेंगे इस पर ज़्यादा। विश्व हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। लेकिन देखिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और देखिए 5 सितंबर भी आप डेट याद रखेंगे, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस भारत में। चलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। महत्वपूर्ण डेटें हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य? तो देखिए उसने कहा कि मैं जो है घर जाऊंगा, इसमें देखिए मिश्र वाक्य है, सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कि आ जाए, जो आ जाए, क्योंकि आ जाए, क्योंकि आ जाए, जितना आ जाए, जैसा, वैसा, इस प्रकार के वर्ण अगर आपको दिख जाए तो वहाँ निश्चित रूप से मिश्र वाक्य होता है, तो इसका सी जो है राइट आंसर होगा। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल?
तो देखिए आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 15 के लिए देखिए सी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी क्लास को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।